नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नशे की गिरफ्त में आए नौजवान पीढ़ी की। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मौज मस्ती के लिए लड़की ने की अपने ही घर में चोरी। 38 लाख रुपए चुराकर दोस्तों के साथ पहुंची देहरादून। पतित पावनी गंगा सिर्फ देश की ही नहीं समूचे विश्व की धरोहर। पूजा अर्चना के लिए 150 आयरिश पर्यटकों का दल आता है हर बार। संयुक्त संघर्ष समिति का 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। पानी, सड़क जैसी कई हैं समस्याएं। मांगे पूरी न होने पर और उग्र हो सकता है आंदोलन। इलाहाबाद से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया छोटा राजन के 3 शार्प शूटर। 40,000 रुपए नकदी, पिस्टल और गाड़ी हुई बरामद। किसी बड़ी साजिश को देने वाले थे अंजाम। और दक्षिण कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। बीएसएफ की चौकियों को बनाया निशाना। अंधाधुंध फायरिंग में 2 भारतीय जवान शहीद। चलिए, तो आज हम बात करेंगे नशे में गिरफ्त नौजवानों की, नशे में गिरफ्त युवा पीढ़ी की। क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों नशे के आदी होती जा रही है पीढ़ी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप चौधरी मनोचिकित्सक हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर नीरज करण वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, स्वागत है आपका। और सरफराज सैफी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे नशे की गिरफ्त में क्यों पीढ़ी बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले आपको यह खबर दिखा देते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा शहर जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, पर्यटन स्थल और अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के लिए जाना जाता है। वो अब धीरे धीरे अपनी पहचान किसी और चीज में बनाता जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की वादियों में नशे का जाल दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। नशे ने देहरादून और उसके आसपास के शहरों के नौजवानों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। आए दिन युवक और युवतियां शराब के नशे में चूर होकर सड़कों पर हंगामा करते देखे जाते हैं, जिसके चलते अब उत्तराखंड सरकार भी चिंतित दिख रही है। एकाध ऐसे एवरेशन सोसाइटी में आ जाते हैं, ऐसी बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी, समझाया जाएगा। हम जो है और नशे के खिलाफ हमारा जो अभियान है वो निरंतर जारी रहेगा। देहरादून और उसके आसपास के शहरों को नशे की चपेट में आता देख प्रदेश के मुखिया हरीश रावत खुद भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नशेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नशीली दवाइयों की बिक्री पर रोक के लिए अभियान चलाया है। रैंडम चेकिंग के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि शहर में महिला शराबियों से निपटने के लिए महिला जवानों की तैनाती की जाएगी। देहरादून में देर रात तक खुलने वाले बारों पर पाबंदी लगाई जाएगी और रात 10 बजे के बाद शराब की बिक्री पर भी रोक लगेगी। उत्तराखंड सरकार की नींद तब टूटी है जब शहर में नशे के चलते क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा है। प्रदेश के आला अधिकारी इस बात को खुद कबूल कर रहे हैं। कुछ माह में 2-3 घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं जहाँ पे कि शराब का अधिक सेवन करने के बाद लड़कियों द्वारा पब्लिक प्लेसेस के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया है लोगों के साथ। उसमें कई बार पुलिस कर्मियों के साथ भी हुआ है और ये एक चिंता का विषय है। और इसमें एक सोशल इशू वाली बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर इस प्रकार अधिक शराब का सेवन किसी लाइसेंस्ड संस्था पे किया जा रहा है, किसी बार में या कहीं पे, तो उसके ऊपर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। देहरादून ही नहीं, इसके आसपास के ऋषिकेश जैसे शहर भी नशेड़ियों से अछूते नहीं रहे।
नशे ने आसपास के कई शहरों को भी अपनी कैद में जकड़ रखा है। नशे से बढ़ते अपराध को देखते हुए अब सरकार और प्रशासन की नींद टूटी तो पर देर से, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और प्रशासन उत्तराखंड को अपनी पहचान खोने से बचा पाएंगे या फिर दावे यूं ही खोखले हो जाएंगे। विनोद कुमार, इंडिया क्राइम, देहरादून। चलिए, तो रिपोर्ट दिखाई हमने आपको, देखा आपने किस तरह से ना सिर्फ देहरादून, पूरा देश नशे के आगोश में समाता जा रहा है। और खास तौर से अगर बात की जाए युवा पीढ़ी की, तो तेजी से इस युवा पीढ़ी के कदम नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सरफराज सैफी जी हमारे साथ हैं, उनसे ज़्यादा बात कर लेता हूँ। सरफराज जी, क्या कारण है, अगर इसके पीछे का कारण जानना चाहे, क्या वजह है कि युवा पीढ़ी, अगर खासतौर से युवा पीढ़ी की बात की जाए, क्या वजह है कि नशे की तरफ लगातार बढ़ रही है? देखिए सुमित, जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से पैर पसार चुका है, अब जो बड़े मेट्रो शहर हैं, जाहिर बात है कि वो टेलीविजन के जरिए, सीरियल के जरिए, फिल्म के जरिए, अखबार के जरिए वो छोटे छोटे शहरों की तरफ जा रहा है। अब जो छोटे शहर में हैं, खासतौर से जैसे अब खुद देहरादून और उसके आसपास के इलाके हैं, चाहे हल्द्वानी की बात करें या विदेशों से आए सैलानी जो ऋषिकेश में बड़ी तादाद में रहते हैं, वो वहां पर नशे का बड़े लेवल पर कारोबार करते हैं और खुद वो बिना नशे के वो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका रहने का स्टाइल, उनका पहनने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल, उनका सोने का स्टाइल, आप खुद उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शहर में अगर विदेशी कल्चर आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों का बहकना और भटकना लाजमी है। उसकी एक वानगी हम इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि देहरादून के अंदर कोई पहला वाकया नहीं हुआ है। देहरादून एजुकेशन का हब है। देहरादून के अंदर देश विदेश के लाखों स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं, पढ़ते हैं। बावजूद इसके जो वहां के रेस्टोरेंट्स हैं, वहां की पुलिस है, वहां की सरकार है, ऐसे उन पर अपराध, ऐसे लोगों पर जो रोक लगाई जाती है वो नहीं लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि देर शाम को वहां से बच्चे निकलते हैं, देर रात हॉस्टल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और उसके बाद जो नशा उनका होता है, उसके बाद वो किस तरीके से भटकते हैं, वो वानगी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से यहां पर आ गया है, जो पहाड़, जो हमारा पहाड़ है, वहां पर इस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जाहिर सी बात है कि बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप चौधरी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, सरफराज सर जिस तरह से कह रहे थे, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वेस्टर्न कल्चर माना जाए या फिर देहरादून जिस तरह से एजुकेशन हब माना जाता है, क्या यह भी माना जाए कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, आज़ादी का, माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, बाहर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उस आज़ादी का एक नाजायज़ फ़ायदा उनको उठाने का मौका मिल जाता है? मेरा ख्याल इसको अगर देखा जाए तो कई तरह के पहलू हैं इसमें। जैसे कि बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि अक्सर इस प्रकार के बच्चे, ये भी कहा जा सकता है कि कुछ बार कभी कभी छोटेपन से ही बच्चों को स्कूल से ही ये माँ बाप की तरफ से हॉस्टल्स में डाल दिया जाता है। अब बच्चा जो हॉस्टल में आ रहा है, अक्सर ये होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना कहीं डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है। चाहे तो वो अपने शहर में जब था, छोटे शहर में था, चाहे बड़े शहर में था, वहाँ पे किसी तरह की उसने डिस्टर्बेंस अपने व्यवहार में शो की और कंप्लेंट्स आई, टीचर्स की कंप्लेंट आई, स्कूल से कंप्लेंट आई, और माता पिता ने जब देखा तो माता पिता को जो है, अभी ऐसा समय आ गया कि माता पिता दोनों ही बिजी हैं। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ माता पिता दोनों ही काम कर रहे हैं और उनके पास समय ही नहीं है बच्चे को पूरी तरह से देने का। उधर से फैमिलीज भी न्यूक्लियर हो रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से सपोर्ट भी जो है बच्चों के लिए कम हो गई है। जहां ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हुआ करते थे और अंकल साथ में हुआ करते थे, वो लोग भी अब साथ में नहीं है। तो एक सोशल सपोर्ट की कमी के कारण भी बच्चे को संस्कार की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके पीछे परिवार का एक बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल, परिवार का जो है बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि परिवार में माता पिता के पास समय होना बहुत जरूरी है। और कहीं पे भी, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने खास तौर पे ये बच्चों के ही सुपर स्पेशलाइजेशन साइकियाट्री में की है, तो उसमें यही देखा जाता है कि
माँ बाप जो हैं, जिन फैमिलीज में समय निकाल लेते हैं, कई बार माँ बाप ऐसा भी डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम कुछ समय के लिए अपनी नौकरी को बंद कर देंगे, तो जहां तो वो समय निकाल लेते हैं वहां तो बच्चा अपना लाइन पर आ जाता है उनका और सुधर जाता है। जहां नहीं निकाल पाते तो वो इसी तरह के उनके अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं कि जैसे कि हॉस्टल में डाल दिया। अब हॉस्टल में जाता है तो हॉस्टल में पहले से ही उस तरह के बच्चे मौजूद हैं, पहले से ही वो एक ड्रग्स का भी इन्वायरमेंट मौजूद है जहां पे वो उसको दूसरे बच्चों के द्वारा ड्रग्स भी मिल जाती हैं। और बहुत मतलब ऐसा होता है कि अक्सर जब ड्रग्स मिल जाती हैं तो ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू कर देता है और उसको एक तरह से अपने माँ बाप के प्रति जो भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं वो भी दब जाती हैं। अगर वो बच्चा नाराज भी होगा तो वो भी नाराजगी भी दब जाएगी और उसका व्यवहार जो है और बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ से ऐसी जगहों पर ऐसे लोग भी बहुत समय से रहते हैं जो कि ड्रग्स का व्यापार करते रहते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि स्टूडेंट्स भी इस तरह का व्यापार करते हैं क्योंकि उनको ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए माँ बाप की तरफ से जब पैसा नहीं मिलता तो उन्हें। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि फैमिली समय नहीं देती है अपने बच्चों को, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। देहरादून की हम बात कर रहे हैं, अगर देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी है, पर्यटक स्थल है, क्या ये एक मुख्य कारण माना जाए? क्योंकि पर्यटक यहाँ पर काफी भारी तादाद में आते हैं, इस वजह से नशे का कारोबार यहाँ पर ज्यादा फल फूल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत पहले देहरादून के ही एक बड़े स्कूल में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उस स्टिंग ऑपरेशन में पाया मैंने कि ज्यादातर छोटे बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जिस तरह से चौधरी साहब ने बताया कि वे बच्चे जो परिवार से बहुत दूर हैं, वे बच्चे जो बड़े परिवार से दूर हो चुके हैं, अपने माँ बाप से दूर हो चुके हैं, अपने सगे संबंधियों से दूर हो चुके हैं, वो वहां स्कूल में रह रहे हैं और वे बच्चे जिन पर ध्यान नहीं है उसका ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और ये देहरादून का पहला वाकया नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपाल और पाकिस्तान के जरिए सबसे ज्यादा मादक पदार्थ देश में तस्करी किया जाता है और देहरादून वो जगह है जो आज ये रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा केस जो सामने नहीं आते हैं। और ये जो ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, स्कूल तक में अवेलेबल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है व्यवस्था के ऊपर भी और साथ साथ में हमारी पेरेंटिंग के ऊपर भी। और जो हमारे टीचर्स हैं, वार्डन्स हैं, इसके अलावा जो हमारे बड़े हैं, उनका ध्यान आकृष्ट होना। और एक जो अहम मानता हूं मैं, अपसंस्कृति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेटलिस्टिक जीवन हो चुका है। मेटलिस्टिक जीवन में बच्चे कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त हो गए हैं और वो कुंठाग्रस्त होने के कारण इस लाइन की तरफ बढ़ते हैं और ये ड्रग्स के साथ साथ में ना जाने कितने संगठित अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, जिसकी जानकारी ना तो परिवार को मिल पाती है, ना माता पिता को मिल पाती है। और जब ये बहुत ज्यादा वाकया बढ़ जाता है तब जाकर पता लगता है और वो हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। बिल्कुल सरफराज जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्यों प्रशासन, पुलिस प्रशासन नाकाम हो रहा है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। जो ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, कह सकते हैं खुलेआम बिक रहा है, क्योंकि बहुत लोग, बहुत बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, पर्यटक इसको वहां पर खरीदते हैं, बेचते हैं। क्यों प्रशासन नाकाम हो रहा है इसको रोक पाने में? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जितने भी बड़े होटल्स हैं, चाहे वो मेट्रो शहर के हों, चाहे वो छोटे शहरों के हों, या कॉलेज हों या यूनिवर्सिटीज हों, वहां पर बड़े पैमाने पर यह धंधा होता है। जैसे नीरज जी भी बता रहे हैं और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि फैमिली की एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं पता है, पुलिस जानती है। पुलिस को यह पता है कि ड्रग्स कहां से आ रहा है, कहा जा सकता है पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, किस रास्ते से आता है, किन किन पॉइंटों पर मिलता है। अभी जो नशेड़ी हैं, जो नशे के शौकीन हैं या नशा का काम करते हैं, उसको किसी भी शहर में छोड़ दीजिए आप सब, वो उस शहर से जाकर अपने नशे का जो भी उसको सामान चाहिए, जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो अवेलेबल करा लेगा, उसको नशे के इंजेक्शन मिल जाएंगे या उसको जो भी दूसरे पदार्थ है वो ले लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगाती, क्योंकि पुलिस जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट आता क्यों है, और इसीलिए बच्चे हमेशा, आपने देखा होगा कि हॉस्टल्स के अंदर या पीजी के अंदर रहते हैं, पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उनके बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं, वो रात में कब आ रहे हैं,
कब मूवी देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका कल्चर है, उनकी सोसाइटी है, अगर मान लीजिए कि एक रूम के अंदर अगर 3 बच्चे वहां पर रह रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वहां पर एक लड़की नशा करती है, जाहिर सी बात है कि जो उसके साथ रहने वाली 3 लड़कियां हैं उसके अंदर भी आएगा। या कहावत यूं कर लीजिए कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, और ये इसी तरीके से चला जा रहा है। मेरे ख्याल से जफर साहब हमारे साथ हैं। जफर साहब खुद एक बड़ी यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं और काफी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर देखा है। जफर साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि आपका खुद बच्चों से बड़ा तालमेल रहता है, क्या बच्चे बड़े पैमाने पर जो नशा करते हैं कॉलेज प्रशासन की या यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही रहती है या बच्चों की खुद की लापरवाही रहती है? ना तो कॉलेज पर प्रशासन की तो कोई लापरवाही इसमें कुछ नहीं होती है, बस ये है कि आजकल एक ये नया ट्रेंड बन गया है जिसकी वजह से ये बच्चे एक दूसरे की आदतों में जुड़ते चले जाते हैं। ये फैशन हो गया है, जिसकी वजह से हम कॉलेज के प्रशासन के हिसाब से अगर आप बात करें तो हम भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और हमें भी अपना पूरा एक महकमा लगाना पड़ता है इनकी जानकारी लेने के लिए, इन पे पाबंदी लगाने के लिए। लेकिन चूंकि एक दूसरे से ये सारे जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी आती हैं। परेशानियाँ इस तरह से आती हैं कि अगर हम कोई इस तरह का कोई अपना मिशन चलाते हैं या कुछ इस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को और लोगों को, अपने सिक्योरिटी वालों को, अपने वार्डन को कुछ भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज यानी औचक निरीक्षण करना है, इन लोगों में को पता करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये सारी बातें उन तक पहले ही पहुँच जाती हैं। बिल्कुल। तो ये है कि ये आजकल के लेटेस्ट जनरेशन में, नई जनरेशन में एक ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसे बुरी नजर से नहीं देखते। आजकल की नई जनरेशन जो है इसे बुरी नजर से नहीं देखती। बिल्कुल, जिसकी वजह से ये इसे इन्होंने अपने आदत में शुमार कर लिया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जफर साहब ने भी कहा, आपने भी पहले जिक्र किया, अब बच्चे नशा करते हैं तो क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शासन, प्रशासन या पुलिस के अधिकारी के लोगों को क्या एक मुहिम चलानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर आना चाहिए? क्या ऐसा संभव है? क्या उनके बच्चों के दिमागी तौर पर कुछ असर पड़ेगा? अगर किया जा सकता हो तो किस तरीके से करेगा, ताकि जो प्रोग्राम के माध्यम से जो परिवार वाले हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, खबर को देख रहे हैं, जाहिर तौर पर वो भी एक सबक लेंगे? मेरा ख्याल ये बात तो काफ़ी ठीक है और इसमें काफ़ी दम है। इस बात को लेकर काफ़ी शोध भी हो चुका है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का खास तौर पे एक पीरियोडिक लेवल पर बार बार उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए इन ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स जो है वो किस तरह से उनके शरीर को ख़त्म करती हैं, किस तरह से उनके दिमाग को ख़त्म करती हैं, किस तरह से उनके कैरियर को ख़त्म करती हैं, या आने वाले उनके समय में वो अगर मान लीजिए उनकी शादी होगी तो उनके परिवार को ख़त्म करेंगी। तो इस प्रकार से जो है, बल्कि हमारे जो मेडिकल में खास तौर पे जैसे बच्चे MBBS करते हैं, खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से और MCI की तरफ से स्पेशल रेगुलेशंस वगैरह मेरे को ध्यान है कि ये सभी मेडिकल कॉलेज में भेजी गई थी। यहाँ रोकना चाहूंगा और आपको। एक बहुत जरूरी ये चीज है कि ये MCI की तरफ से जो रेगुलेशंस भेजी गई और ये उनकी क्लासेस लेने को कहा गया हर बैच की। तो इस तरह से मेरा ख्याल हर करिकुलम में जितने भी हैं ये कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, करिकुलम में शामिल होना चाहिए, बताना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो तभी इस पर रोक लग पाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राजधानी देहरादून की पहचान अब दुनिया में एजुकेशन हब के तौर पर की जाती है, क्योंकि कई विश्व स्तर के शिक्षण संस्थान यहां मौजूद हैं, लेकिन यही संस्थान अब दून की फिजा में नशे का रंग घोल रहे हैं, क्योंकि नशा अब यहां खुलेआम चलता है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए। अब जरा ये थाने में चलता ड्रामा देखिए। ये आजाद हिंदुस्तान की गुलामी की वो तस्वीर है जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है तो उसका ध्यान जरूर रखें। ये तस्वीर उसी देहरादून की है जहां लोग एजुकेशन को लेकर काफी सजग हैं।
लेकिन क्या ये महज दिखावा है? यकीन नहीं आता तो अपनी टीवी स्क्रीन पर चलने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपके बच्चे की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो नशे के जाल में फंस चुका है। हंगामा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि देहरादून की सड़कों पर कई जगह है। इस शहर में लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, विदेशी आते हैं यहाँ की वादियों का नजारा देखने के लिए, लेकिन यहाँ नामी होटलों और बारों में उन्हें मदहोश करने के लिए परोसा जाता है नशा, जिसके बाद सामने आता है इंसान का वो चेहरा जो हर किसी के जहन में अपने बच्चे के प्रति खौफ पैदा कर देता है। जो हमारी बच्चियां हॉस्टलों में पढ़ती हैं या स्कूलों में पढ़ती हैं और रात को कहीं पर भी किसी भी पार्टी में जाकर के जो नशा करती हैं, उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारा बच्चा कहीं थोड़ा लेट आ रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ है। और जो लड़कियां इस तरीके से दारू पी करके सड़कों पर उधूम काटती हैं या होटलों में पार्टियां रात भर चलाती हैं, उनके खिलाफ पहली बात तो हमें होटलों के खिलाफ भी हमें इस तरह की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह के होटल जो लड़कियों को या लड़कों की पार्टी वहाँ पर जो है इजाजत देते हैं करने की, उसके लिए रोक लगनी चाहिए। नशाखोरी के इस जाल में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी डूबती जा रही हैं, जो देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक फैला हुआ है। देखिए, जरा एक बार फिर देखिए हाईटेक ड्रामा। सुना आपने, ये साहिबा खुद नशे में मदहोश हैं। बात पुलिस वालों पर बदतमीजी करने की कर रही हैं, लेकिन पुलिस बेबस है क्योंकि थाने में महिला पुलिस की कमी है। 2-3 घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं जहाँ पे कि शराब का अधिक सेवन करने के बाद लड़कियों द्वारा पब्लिक प्लेसेस के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया है लोगों के साथ। उसमें कई बार पुलिस कर्मियों के साथ भी हुआ है और ये एक चिंता का विषय है। और इसमें एक सोशल इशू वाली बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर इस प्रकार अधिक शराब का सेवन किसी लाइसेंस्ड संस्था पे किया जा रहा है, किसी बार में या कहीं पे, तो उसके ऊपर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि पुलिस ने कई बार कार्रवाई भी की, जिसमें कई नौजवानों को पुलिस ने नशा करते पकड़ा, लेकिन शहर में धंधा फिर भी बदस्तूर जारी है। आखिर क्यों? हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ नोटों के पीछे नौजवानों की जिंदगी की कहानी लिखी जाती है, या यूं कहें कि लिखी जा रही है। डीजीपी साहब खुद ही मान रहे हैं कि पुलिस भी ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाती। जिस प्रकार की कड़ी कार्रवाई ऐसे केसेस में होनी चाहिए, संभवतः पुलिस उनको महिलाओं को देखते हुए उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करती, और उसी के परिणाम स्वरूप शायद ये जो लास्ट केस यहाँ पे हुआ है उसमें कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा उस लड़की ने ही एक एफआईआर पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज करा दी, जो कि बाद में स्पष्ट हुआ कि सही नहीं थी। मतलब साफ है कि नशे के इस जाल के पीछे पुलिस भी बेबस है। माजरा मीडिया में छाया तो पुलिस की आंख खुली, ध्यान आया कि कहीं इमेज पर दाग न लग जाए। बस बिना कुछ सोचे समझे सड़कों पर उतर आई और नशेड़ियों की तलाश में जुट गई। अब सवाल यह है कि आखिर अभी क्यों पुलिस को नशा करने और कराने वालों की याद आई। नशे की गिरफ्त में सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि ऋषिकेश जैसे। चलिए, तो नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी गिरफ्तार होती जा रही है। देहरादून की तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको, किस तरह से नशे में युवक युवतियां हंगामा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार
जफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। जफर साहब, क्या कारण माना जाए, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या कारण माना जाए, क्या वजह मानी जाए, लगातार बढ़ रहा है ये नशे का कारोबार? पुलिस इसके पीछे पुलिस की लचर कार्यशैली मानी जाए, या माँ बाप जिस तरह से बच्चों पर कह रहे हैं कि ध्यान नहीं देते, उसे कारण माना जाए? चलिए, लगता है जफर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कारण माना जाए इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो मेटलिस्टिक सोच है। सबसे बड़ा कारण ब्रांडिंग जीवन हो गया है, और सबसे और अहम जो मुद्दा है वो है परिवार का नेग्लिजेंसी, परिवार के माता पिता का ध्यान ना देना बच्चों पर। और मैं मानता हूं, बिल्कुल पॉजिटिवली मानता हूं, कि जिस तरह से पोलियो अभियान या एड्स जागरूकता अभियान या जिस तरह भी गवर्नमेंट ने अभियान चलाए हैं, जिस दिन एक अभियान सही में पूरी पॉजिटिविटी के साथ में शुरू हो जाएगा, उस दिन ये समस्या भी समाप्त हो सकती है। डॉक्टर संदीप चौधरी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या जागरूकता अभियान चलाना काफी होगा? देखिए, जागरूकता अभियान तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। एक खास तौर पे अपनी डिस्कशन में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया, याद आया मुझे, तो मैं वो आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पर्यटकों को खास तौर पे ब्लेम ना दिया जाए, क्योंकि पर्यटकों के मामले में पिछले कई सालों में कुछ स्टडीज हुई हैं और रिसर्च बड़ी एक्सटेंसिव हुई है। गोवा में खास तौर पे मैंने अभी रिसेंटली भी देखा कि वो वहां पर पर्यटक उससे ज्यादा कहीं नहीं, और ये ड्रग अब्यूज और डिपेंडेंस जो बच्चों में है गोवा में सबसे कम है। बिल्कुल, पर्यटकों को दोष नहीं देना चाहिए। सरफराज जी, आपसे संक्षिप्त टिप्पणी, समय की कमी है। देखिए, मुझे लगता है सुमित कि इस पूरे मामले को लेकर एक तो परिवार को बिल्कुल आगे आना चाहिए, और उसके बाद जो सामाजिक संगठन है उसको अपने हाथ में ताना बाना लेना चाहिए, और नशे के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए सरकार के साथ मिलकर, ताकि नशेड़ियों पर एक लगाम लगाई जा सके, और जिसके चलते जो नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है और हमारे घर के बच्चे और बच्चियां बिगड़ रही हैं, कम से कम वो समझ जाए। तो एक मुहिम चलाई जानी चाहिए नशे के कारोबार को रोकने के लिए, और इन नशेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए मां बाप को भी ध्यान देना होगा, साथ ही प्रशासन को, सरकार को भी इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने ही होंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर एक जुनून है, खबर एक जरिया है, खबर एक जरूरत है, खबर एक जिम्मेदारी है। शबनम हसन, सिर्फ इंडिया प्राइम पर।